11 साल की तनु अपने माँ बाप के साथ दिल्ली शहर में रहती थी, पर पिछले कुछ दिनों से वो कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगी थी। वो अब सारा दिन अपने कमरे के एक कोने में बैठी रहती। उसे देखकर ऐसा लगने लगा था जैसे कि मानो वो किसी और ही दुनिया में खोई हुई हो। कभी वो किसी किताब को उठाकर पढ़ने लगती तो कभी दीवार की ओर मुंह करके खिलखिलाकर हंसने लग जाया करती थी। माता पिता को उसकी ये हरकतें बहुत अजीब लगती थी, पर असली खेल तो तब शुरू हुआ जब एक रोज तनु ने टीवी पर किसी को देखकर कह दिया कि अरे ये तो बिल्कुल मुकेश जैसा लगता है। मुकेश? कौन मुकेश बेटा? तनु? हाँ? कौन मुकेश? किसकी बात कर रही हो तुम? दोस्त है मेरा। दोस्त है? हाँ, कौन सा दोस्त? मेरा दोस्त जो हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरे कमरे में। तनु की इस बात को सुनकर उसके पिता फौरन उसके कमरे में गए, पर वहां उन्हें कोई नहीं मिला। तो उन्होंने तनु को डांटते हुए कहा, ये क्या बेकार की बातें करने लगी हो तुम? पढ़ाई लिखाई से मन भर गया है क्या, जो ऐसी कहानियां बनाने लगी हो तुम? पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो दोस्त है मेरा और मेरे कमरे में ही रहता है। अच्छा, दोस्त है तुम्हारा? कहाँ है ये तेरा दोस्त? मिलवा हमें। नहीं, वो बस मेरा दोस्त है और बस मुझसे ही मिलने आता है और मेरी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देता है। अच्छा, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे होमवर्क में हेल्प करता है? नहीं, लाइफ के प्रॉब्लम्स। लाइफ के प्रॉब्लम्स? क्या प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं उसने, बताना जरा। बहुत सारे। जब मुझे टेस्ट देने का मन नहीं होता तो मैं मुकेश से कह देती हूँ और वो मेरी हेल्प कर देता है। हेल्प? कैसी हेल्प? तुम एग्जाम में चीटिंग करती हो? नहीं, बस वो एग्जाम्स की डेट एक्सटेंड करा देता है जब तक मैं चाहूँ तब तक। बहुत अच्छा है वो। मेरे किसी भी फ्रेंड को मुझसे नाराज नहीं होने देता। उन्हें वो इतने अच्छे से समझाता है कि गलती मेरी भी होती है तो वो सॉरी बोलती है। बहुत अच्छा है मुकेश। अच्छा, मतलब तुम्हें लाइफ गाइडेंस मिल रहा है किसी ऐसे से जो दिखता ही नहीं है? आप लोग उसे नहीं दिख सकते, पर मुझे तो वो हमेशा दिखता है। वो अभी भी सामने दरवाजे पर खड़े होकर हमारी बातें सुन रहा है। देखो तनु, ऐसा है, ये मजाक मस्ती आज किया ठीक है, पर आगे से ऐसी फालतू की बातें मत करना। तुम्हारी मम्मी बेकार में डर जाएंगी। पर मम्मी क्यों डरेंगी? हमारे घर में कोई भूत थोड़ी ना है, बस मेरा दोस्त है जो सिर्फ मुझे दिखता है। इसमें डरने वाली क्या बात है? तनु, मैंने कहा ना, ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। मजाक मस्ती एक हद तक अच्छी लगती है। आपको मेरी बात मजाक लग रही है? पूरे दिन मैं मुकेश से बात करती हूँ और आप बोल रहे हो कि मैं मजाक कर रही हूँ। तनु, ढंग से बात करो। क्यों बहस कर रही हो पापा से? क्योंकि पापा बोल रहे हैं मेरा दोस्त कोई है ही नहीं, मैं बस ड्रामेबाजी कर रही हूँ। अरे वो मुझे साफ साफ दरवाजे के पास खड़ा दिख रहा है। एक मिनट मुकेश, वो टेबल पर जो ग्लास पड़ा है उसे जमीन पर गिरा दो, तभी इन्हें यकीन होगा कि तुम सच में हो। ओफो, चुप हो जाओ तुम दोनों। क्यों बेवजह लड़ रहे हो? तनु बेटा, रात हो गई है, जाके सो जा। पर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मम्मी, मुकेश सच में है। अरे तो कहाँ गिराया उसने तेरा गिलास? कहा तो था तुमने उससे। मुकेश, ग्लास गिराओ अभी के अभी। ये कैसे हुआ? मैंने कहा था ना, मेरा फ्रेंड सच में है। ये क्या हुआ अभी? वो ग्लास कैसे गिरा? अरे हवा से गिर गया होगा। नहीं, पंखा भी नहीं चल रहा है और खिड़कियां भी बंद हैं। हवा कहाँ से आएगी? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पंडित जी से बात करें क्या? अरे अब तुम मत शुरू हो जाओ। किसी तरह गिर गया होगा गिलास, और मैं ये फालतू के भूत प्रेत नहीं मानता। हाँ, भूत प्रेत की बात कहाँ से आ गई? एक मिनट,
आप लोग मुकेश की बात तो नहीं कर रहे हो? मैंने कहा ना, वो मेरा दोस्त है। भले ही वो बस मुझे दिखता हो, पर वो मेरा दोस्त है। बेटा तू आप लोगों को मेरी बात अब अभी भी झूठ लग रही है ना? मुकेश, तुम कुछ और करके दिखाओ, तभी ये मेरी बात मानेंगे। ये बेड हिला के दिखाओ, तब मजा आएगा। तनु ने इतना कहा ही था कि उनका बेड एक झटके से किसी झूले की तरह हिलने लगा। ये क्या हुआ? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। हम अकेले में बात करते हैं। तनु बेटी, तुम जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, ठीक है? हाँ, वैसे भी मुझे मुकेश से बहुत सारी बातें करनी है। गुड नाइट। उसके बाद तनु सीधा अपने कमरे के अंदर चली गई, पर अंदर जाते ही वो एकदम से रुक गई। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? वो भी अपने आप? तनु ने तो दरवाजे को छुआ भी नहीं था। देखिए, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। कहीं तनु के ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया तो नहीं है? कहीं हमारे घर में कोई बुरी आत्मा तो नहीं है? अरे ये क्या बोल रही हो तुम? आप ही बताइए, वो ग्लास कैसे गिर गया? और ये बेड कैसे हिला था? और अभी ये दरवाजा कैसे बंद हुआ था? हवा से? देखो, इतना मत सोचो। ये भी तो हो सकता है ना कि ये सब एक संयोग हो। अरे लेकिन तनु बेटा, डरा दिया ना मैंने? अरे मैं मजाक कर रही थी मम्मी। तो फिर? अरे सब कुछ मेरे प्लान का पार्ट था। ये ग्लास वैसे भी किनारे पर था, मुझे लग ही रहा था कि गिर जाएगा, तो बस मैंने आप लोगों को डरा दिया। और इस बेड के पैर तो वैसे भी कमजोर हैं, तो मैंने उसे भी झटके से हिला दिया। आप लोग ज्यादा मत सोचो इस बारे में। बेटा, ये मजाक था तो बहुत ही बुरा मजाक था, और आज के बाद ऐसा मजाक दोबारा मत करना। तुम्हें पता भी है मम्मी कितना डर गई थी। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, अब नहीं करूंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अच्छा मम्मी, मैं ऊपर छत पर सो जाऊं? छत पर? पर क्यों? बस ऐसे ही सोने दो ना। नहीं बेटा, छत पर बहुत मच्छर होंगे, तुम कमरे में ही सो जाओ। हाँ बेटा, मम्मी ठीक कह रही हैं। हाँ ठीक है। तनु, ये कैसे बात कर रही है तू? डरा दिया ना मैंने आपको फिर से। चलो मैं चलती हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर तनु अपने कमरे में चली गई। तभी उसकी माँ ने कहा, आपने सुना ना, उसने कैसी अजीब सी आवाज निकाली थी। अब ये मत कह देना कि कोई संयोग है। नहीं, सुना तो मैंने भी था, कुछ अजीब तो जरूर है। सुनो, एक काम करो, आज तुम उसके कमरे में जाकर सो जाओ। मैं नहीं चाहता कि वो अकेली सोए। ठीक है। तो कुछ ही देर में तनु की माँ उसके कमरे में आ गई। मम्मी, क्या हुआ? यहाँ क्यों आई हो? अरे क्यों? मैं नहीं आ सकती? नहीं आ सकती हो, पर अभी तो सोने का टाइम है ना। हाँ, तो मैं भी तो तुम्हारे साथ सोने ही आई हूँ। हाँ, यहाँ? हाँ, आज मैं यही सोऊंगी तेरे साथ, और तुझसे ढेर सारी बातें भी करूंगी। तो किसी बात से परेशान तो नहीं है ना? नहीं। और तेरा पढ़ाई में मन लगता है ना? और तेरे दोस्तों के साथ तेरी लड़ाई तो नहीं होती ना? सीधे सीधे जो पूछना है पूछ, बातें मत घुमा। हाँ? अरे क्या हुआ? यहाँ आइए, जल्दी जल्दी आइए। क्या हो गया? क्यों शोर मचा रही हो? इसने फिर से उसी डरावनी आवाज में बात की। मैं बता रही हूँ, ये ठीक नहीं है। ये पक्का वही मुकेश है जिसके बारे में ये हमें बता रही थी। हमें पंडित जी से बात करनी ही होगी। नहीं, ये सब की जरूरत नहीं है बेटा। पर अरे पापा, मैं बस मम्मी को आवाज बदलकर डरा रही थी। बस प्रैंक कर रही थी मम्मी के साथ। देखो मम्मी कैसे डर गई।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। देखो, घबराओ मत। एक काम करते हैं, आज सभी लोग हॉल में ही सो जाते हैं। बाकी तुम्हारी संतुष्टि के लिए कल पंडित जी से भी मिल लेंगे, ठीक है ना? तो उसके बाद तनु के माँ बाप ने हॉल में ही गद्दे लगा दिए और अपनी बेटी के साथ वहीं सो गए। धीरे धीरे रात गहराने लगी और जैसे ही घड़ी में 3 बजे तनु की माँ की आंखें खुल गई और तब उन्होंने जो देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उनकी बेटी तनु बिस्तर पर किसी जानवर की तरह बैठी हुई थी और उसके बालों ने उसके चेहरे को छिपा रखा था। तभी अचानक उसके बालों के बीच से उसका चेहरा दिखा। तनु तनु की माँ अपनी बेटी को पुकार रही थी, पर वो तो शायद तनु थी ही नहीं। तभी एकदम से उसने कहा, पीछे देखो मम्मी। देखो पीछे। तनु की माँ के शरीर का सारा खून जम चुका था, पर फिर भी जब उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो वहां कोई बैठा था, कोई बहुत भयानक शक्ल का, और वो मुस्कुरा रहा था। यही है मुकेश। तनु की माँ की चीख सुनकर अब पिता की भी नींद खुल गई थी। अरे क्या हो गया? ऐसे जोर से क्यों चिल्लाई? वो क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों है? वो यहाँ पे कोई था। कोई था? कौन था? एक अजीब सा आदमी, यही मेरे बगल में। क्या? अरे कोई बुरा सपना देखा है क्या तुमने? नहीं, कोई सपना नहीं था। मैंने अपनी आंखों से उस आदमी को देखा था। और तनु तो क्या? तनु अभी अजीब सी हरकतें कर रही थी और वो भी जगी हुई थी। पर तनु तो सो रही है। नहीं, ये कोई सोवो नहीं रही, बस सोने की नौटंकी कर रही है। मैं आपको कह रही हूँ ना, मैंने अभी ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। अरे पर ये भी तो हो सकता है ना कि तुमने कोई बुरा सपना देखा हो, और कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। वैसे भी आज हमने बहुत ही अजीबोगरीब बातें की थी, शायद इसलिए तुम्हें ऐसा सपना आ गया। अरे पर वो आदमी यही था। मुझे नहीं पता, आप पूरे घर में देखिए। ठीक है, मैं जाकर चेक करता हूँ। तो तनु के पिता घर को चेक करने के लिए चले गए और तनु की माँ वहीं सहम कर बैठी रही। उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा था। वो उन बातों को याद ही कर रही थी कि तभी तनु के पापा लौट आए। मैंने कहा ना, कोई भी नहीं था, तुम फालतू में। तनु के पिता बोलते बोलते एकदम से रुक गए, मानो उनकी सांस अटक गई हो, क्योंकि उन्होंने कमरे के पर्दे के पीछे से अभी अभी किसी को झांकते हुए देखा था। एक पल को तो उन्हें वो उनका वहम लगा, पर फिर पर्दे के पीछे खड़े उस आदमी ने दोबारा से झांकने की कोशिश की तो तनु के पिता नाराज होकर बोले, कौन है वहाँ? वो भागे भागे उस पर्दे के पास पहुंचे, पर पर्दा हटाने पर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखा। चादर के अंदर से तनु की हंसी की आवाज आने लगी। तनु, तो तब से तू सोने का नाटक कर रही थी? हाँ? ये तो सो रही है। पर अभी तो ये जोर जोर से हंस रही थी, आपने भी सुना था ना। मुझे तो डर लग रहा है अब। रुको, मैं इसे जगाता हूँ। तनु उठो। पापा, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? वो तो तुम बताओगी। अब क्या खेल खेल रही थी तुम? खेल मतलब? नाटक मत करो तनु, तुम अभी हंस रही थी ना। मैं कब हंसी पापा? झूठ मत बोलो तनु, हम दोनों ने तुम्हें हंसते हुए सुना है। और कुछ देर पहले तो मैंने यहाँ इस कमरे में किसी आदमी को भी देखा था। मुकेश होगा, मैंने कहा था ना, वो मेरे साथ इसी घर में रहता है। अब तो मानते हो ना कि मेरा दोस्त सच में है। मुझे ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, हमें पंडित जी से बात करनी ही होगी। अजीब तो अब मुझे भी लग रहा है। एक काम करते हैं, कल सुबह ही पंडित जी के पास चलते हैं और अभी के लिए इसे अपने साथ नीचे ही सुला लेते हैं। ठीक है। तो उसके बाद तनु के माता पिता ने तनु को नीचे ही सुला लिया और आंखें बंद किए सुबह होने का इंतजार करने लगे। उस रात और कुछ नहीं हुआ और सुबह होते ही पूरा परिवार पंडित जी से मिलने के लिए तैयार हो गया।
वो लोग निकलने ही वाले थे कि तभी तनु ने कहा, पापा, मम्मी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, क्या हुआ बेटा? मम्मी, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। पेट दर्द अचानक से कैसे? पता नहीं मम्मी, आप लोग जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी। अरे नहीं बेटा, अगर इतनी ज्यादा तकलीफ है तो हम पहले डॉक्टर के पास चले जाते हैं ना। हाँ, डॉक्टर को दिखाने के बाद मंदिर चले जाएंगे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब उतना भी दर्द नहीं है। हाँ, अभी तो कह रही थी बहुत दर्द है। नहीं, मतलब दर्द है पर उतना भी नहीं कि डॉक्टर के पास जाना पड़े। अच्छा, एक काम करो, घर में दवाई पड़ी होगी, इसे लाकर खिला दो। ठीक है। तो तनु की माँ दवाई लेने चली गई और तनु के पिता उसे एकटक बस देखने लगे, मानो उन्हें तनु के बात करने के तरीके में एक अजीब सा बदलाव नजर आ रहा हो। तभी तनु की माँ दवाई लेकर आ गई, पर जैसे ही उन्होंने दवाई तनु की तरफ बढ़ाई, तनु ने कहा, अरे मम्मी, ये सर दर्द की दवाई की क्या जरूरत है? सर दर्द ही है ना, थोड़ी देर सो जाऊंगी तो ठीक लगेगा। हाँ, सर दर्द की दवाई? क्या बोल रही है बेटा? अरे आप दवाई उसी के लिए लाए हो ना, ताकि मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। क्या? अरे पर तेरे पेट में दर्द हो रहा था ना, तभी तो दवाई लाई हूँ। हाँ, नहीं, दर्द मेरे पेट में नहीं है, मेरे पाँव में है। इसलिए तो मैंने कहा था कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, आप लोग जाओ ना। ये क्या बोल रही है? अभी थोड़ी देर पहले तो तूने कहा था कि तेरे पेट में दर्द था, तो फिर अब बात समझ नहीं आ रही है क्या? बोला ना तनु नहीं जाएगी। ये आपने सुना ना अभी? ये इसने किस तरह से बात की? आपने सुना ना? पहले तो मैं बस तसल्ली के लिए मंदिर जाकर पंडित जी से मिलना चाहता था, पर अब जाना बहुत जरूरी लग रहा है। करने दो ऐसे बहाने, आज तो मैं इसे जबरदस्ती मंदिर लेकर चलूंगा। मैं भाई को फोन करता हूँ, वो गाड़ी लेकर तुरंत आ जाएगा, उसी में चल लेंगे। हेलो विकास। हाँ भैया। एक काम कर, जल्दी से घर आ जा, तनु की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ तनु को? तू बस जल्दी पहुँच, मैं तुझे बाकी का सब बाद में बताता हूँ। ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुँचता हूँ। अपने छोटे भाई से बात करने के बाद तनु के पिता का हौसला थोड़ा सा बढ़ा, पर जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, उनका वो हौसला भी टूटने लगा। जब देखते देखते 20 मिनट बीत गए तो उन्होंने अपने भाई को दोबारा फोन किया। हेलो विकास, कहाँ है तू? घर पर हूँ भैया। क्यों? घर पर? अरे तू यहाँ आने वाला था ना? हाँ, पर आपने तो फोन पर कहा कि आने की जरूरत नहीं है, तनु अब ठीक है। क्या? अरे मैंने कब बोला ये? 15 मिनट पहले भैया, आपने फोन किया तभी तो मैं वापस घर लौट आया, नहीं तो मैं आ ही रहा था। तू अभी के अभी घर पहुँच और जल्दी कर। हाँ, बस अभी पहुँचता हूँ। तो कुछ ही देर में तनु के चाचा वहां पहुंच गए और जब उन्होंने अपने भैया भाभी से उनकी आप बीती सुनी तो वो फौरन ही तनु को मंदिर ले जाने के लिए राजी हो गए। पर ये काम इतना भी आसान नहीं होने वाला था। खैर, जैसे ही सब लोग गाड़ी में बैठे, तनु ने कहा, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बेटा, हम ना आपको ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहाँ आपको आराम मिलेगा। आराम? तो कब्रिस्तान लेकर चलना मुझे, वही तो मेरा घर है। हाँ, ये किस तरह की बात कर रही हो तुम? भैया, ये कुछ मत पूछो, बस जल्दी चल। कब्रिस्तान लेकर चल मुझे, वही जाना है मुझे। कब्रिस्तान क्या करोगे जाके? हम कहीं और चलेंगे ना। होशियार मत बन मेरे साथ विकास, जितना कहा जा रहा है उतना ही कर। अच्छा, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो? पीछे पलट कर तो देख, तुझे जवाब मिल जाएगा। तनु की बातें सुनकर अब चाचा को भी डर लगने लगा था, इसलिए पीछे पलटने के बजाय उन्होंने आईने में तनु को देखने की कोशिश की, पर उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। पीछे तनु के बगल में एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था, जिसे देखकर उन्हें इतना तो समझ आ गया कि वो इंसान तो बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। देख लिया ना? कहाँ ले चलो आपको? बताओ। बड़ा कब्रिस्तान? बड़ा कब्रिस्तान? तुम जानते हो ये कहाँ है? हाँ, पर ये शहर से बहुत दूर है। वही जाना है मुझे। भैया, क्या करें? एक काम करते हैं, पहले इसे वहाँ ले जाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद वो लोग बड़े कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े और लगभग 1 घंटे के सफर के बाद आखिरकार वो लोग वहाँ पहुंच ही गए। वो इलाका बहुत ही ज्यादा सुनसान था और आसपास की जमीन बिल्कुल बंजर सी। तो तनु के पिता गाड़ी में बैठकर आसपास देख ही रहे थे कि उन्हें अपनी बाईं ओर एक आदमी खड़ा दिखा।
तो उन्होंने उससे पूछा, भाई साहब, बड़ा कब्रिस्तान यही है? हाँ यही है, पर आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? नहीं, वो हमें यहाँ कुछ काम था। काम था? यहाँ आसपास देख रहे हो आप? हाँ? अरे भाई साहब, जो भी काम था ना वो यहाँ नहीं हो पाएगा। किसके कहने पर आ गए आप यहाँ? आप जानते भी हो इस जगह के बारे में? हाँ? नहीं, क्यों? अरे ये जगह शापित है, शापित। किसके कहने पर आए हो यहाँ? भाई साहब, आपको कहूँगा तो आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे। अरे सीधे सीधे बोलना, प्रेत लेकर आया है तुझे यहाँ? हाँ? गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? उसी के कहने पर आए हो ना यहाँ? कुछ बोलेगा? हाँ जी, मुझे ठीक से तो नहीं पता, पर मेरी बेटी कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही है। हाँ हाँ, प्रेत है उसके सर पे, साफ पता चल रहा है। हाँ जी, वो बता रही थी उसे कोई मुकेश दिखता है और उसी के कहने पर हम यहाँ आए हैं। मुकेश? अरे किसी भी मुकेश का यहाँ क्या काम है? ये कब्रिस्तान है। ऐसा है कि वो प्रेत आपको बहका रहा है, खेल रहा है तुम्हारे साथ। ये जगह इतनी ज्यादा शापित है कि यहाँ आसपास की जमीन तक बंजर हो चुकी है। यहाँ अब कोई नहीं आता। यहाँ पर जितने भी कब्र थे सबको हटा दिया गया है। ये जगह जिन और प्रेत आत्माओं का घर बन चुका है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अपनी बेटी को बचा नहीं पाओगे। क्योंकि अगर यहाँ की हवा लग गई ना तो जिंदगी लग जाती है, पर लोग ठीक नहीं हो पाते। मेरा बेटा खुद इस तकलीफ को भोग रहा है, इसीलिए मुझे हर दोपहर यहाँ आकर कुछ काम करने पड़ते हैं ताकि मेरा बेटा ठीक रहे। इसीलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाएं। जी, यहाँ पर आसपास कोई मंदिर है क्या? मंदिर? अरे 15 किलोमीटर तक यहाँ लोग तक नहीं दिखेंगे आपको। वो प्रेत जानबूझकर आपको यहाँ लाया है ताकि और ताकतवर हो सके। इसीलिए अब और इंतजार मत कीजिए और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाइए। उस आदमी ने इतना कहा ही था कि तनु गाड़ी से निकली और भागती हुई कब्रिस्तान के अंदर चली गई। तनु बेटा, तनु बेटा! भाई साहब, ये ठीक नहीं हुआ। अगर आपकी बेटी इस कब्रिस्तान में खो गई तो उसे आप कभी नहीं ढूंढ पाओगे। जल्दी से ढूंढना होगा उसे। हाँ विकास, चल। नहीं, अंदर ज्यादा लोगों का जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहीं किसी शक्ति ने आप लोगों को भी अपना शिकार बना लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। वैसे भी मुझे अंदर के रास्ते की थोड़ी बहुत समझ है, हर रोज ही आना होता है मेरा यहाँ। तो उसके बाद तनु के पिता और वो आदमी कब्रिस्तान के अंदर जाकर तनु को ढूंढने की कोशिश करने लगे, पर अंदर का जंगल इतना घना था कि कुछ भी ठीक से दिख नहीं रहा था। तनु बेटा, तनु बेटा! भाई साहब, नाम पुकारने से आपकी बेटी नहीं मिलेगी। वो इस वक्त आपकी बेटी तनु है ही नहीं। तो क्या करें? कहाँ ढूंढे उसे? सामने थोड़ी दूर पर एक पुरानी कब्र है। अगर मेरा शक सही है तो वो हमें वहीं मिलेगी। पर क्यों? कब्र पर क्यों? बस समझ लीजिए, तबाही की शुरुआत वहीं से होती है। क्या? देर मत कीजिए, जल्दी चलिए। तो वो दोनों फौरन कब्रिस्तान के अंदर चले गए और कुछ ही देर में वो दोनों उस कब्र के पास पहुंच गए और संयोग से तनु उन्हें वहीं लेटी हुई मिली। तनु! भाई साहब, जितनी जल्दी हो सके इसे गोद में उठाकर यहाँ से ले चलो। अरे पर ये बेहोश कैसे हो गई? भाई साहब, मेरी बात मानो। ये जितनी देर इस कब्रिस्तान के अंदर रहेगी आपसे उतनी ही दूर होती रहेगी। इसीलिए इसे गोद में उठाओ और फौरन बाहर ले चलो। तो उस आदमी की बात मानकर तनु के पिता ने तनु को गोद में उठाया और कब्रिस्तान के बाहर लेकर आ गए। पर अभी उन्होंने उसे गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया ही था कि उन्हें उसकी गर्दन और हाथों पर कुछ अजीब से उंगलियों के निशान दिखे। ये क्या है? ये निशान कैसे हैं? पता नहीं कैसे निशान है। मैंने साफ करने की कोशिश की थी पर ये निकल ही नहीं रहे। ये कोई आम निशान नहीं है भाई साहब। मेरी मानिए तो आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए और जल्द से जल्द जाकर किसी पंडित से मिलिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। उस आदमी की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की रूह कांप गई और वो लोग वहां से फौरन किसी मंदिर की तरफ निकल गए। तो कुछ ही देर में वो लोग मंदिर पहुंच गए, पर जब पंडित ने तनु को देखा, बिटिया तो ठीक ही लग रही है। नहीं पंडित जी,
ये अभी थोड़ी देर पहले तक बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। हाँ, पर अब इसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि इसके ऊपर किसी प्रेत का साया है। शायद वो जो कुछ भी इसके ऊपर था वो जा चुका है। तो पंडित जी, तनु अब ठीक रहेगी? हाँ बिल्कुल। पंडित जी की बातें सुनने के बाद उन सभी के मन को आराम सा मिला। पर जैसे ही वो लोग मंदिर के बाहर अपनी गाड़ी के पास आए, तनु जोर जोर से हंसने लगी और गाड़ी के बोनेट पर जोर जोर से अपने हाथ पटकने लगी। तनु बेटा, तनु। विकास, मुझे लगता है ये इस मुकेश का ही किया धरा है। तुम जाकर जल्दी से पंडित जी को बुला लाओ। तो कुछ ही देर में तनु के चाचा भागकर पंडित जी को बुला लाए। पंडित जी के आते ही तनु शांत सी हो गई और पीछे पलट कर खड़ी हो गई, मानो उसके अंदर का मुकेश पंडित जी से नजरें तक नहीं मिलाना चाहता था। तभी पंडित जी ने कहा, ये प्रेत बहुत ही शातिर है। मंदिर आने के पहले इसने इस बच्ची का शरीर छोड़ दिया था, तभी ऐसा लग रहा है कि इस बच्ची पर किसी का साया नहीं है। पर पंडित जी, अब हम क्या करें? ये तो मंदिर के अंदर जा ही नहीं रहा, तो इसका समाधान कैसे होगा और मेरी बेटी कैसे ठीक होगी? चिंता मत करो, इसका उपाय है मेरे पास। आप लोग बस इसे कस के पकड़े रखिए। पंडित जी के कहने पर जब उन्होंने तनु को जबरदस्ती पकड़ लिया तो पंडित जी ने तुरंत उसके दोनों अंगूठों पर एक कलावा बांध दिया। कलावे के बांधते ही तनु शांत सी हो गई। अब ये प्रेत इसके शरीर को नहीं छोड़ पाएगा। आप बच्ची को मंदिर के अंदर लेकर आइए। पंडित जी के कहने पर वो लोग तनु को मंदिर में लेकर चले आए। उसके बाद पूरी रात पूजा चली और सुबह जाकर पंडित जी ने तनु के माता पिता से कहा, आपकी बेटी आप सुरक्षित तो है, लेकिन दो बातें हैं जो आप सभी को हमेशा ध्यान में रखना होगा। कौन सी दो बातें पंडित जी? पहला ये कि किसी भी हालात में तनु की कलाई पर बंधा हुआ धागा खुलना नहीं चाहिए और ये धागा हर महीने 2 महीने में बदलता रहना होगा, वरना संकट दोबारा लौट सकता है। मैं समझा नहीं पंडित जी। तनु के ऊपर जो प्रेत है उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना नामुमकिन है, इसलिए उससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि उस प्रेत को तनु के पास आने का मौका ही ना मिले। इसलिए धागे का बंधा रहना जरूरी है। पर धागे की मंत्रों की शक्ति कमजोर हुई तो वो संकट दोबारा इसकी तरफ आने की कोशिश कर सकता है। पर पंडित जी, हमें पता कैसे चलेगा कि धागा कमजोर पड़ने लगा है? वो आपको आपकी बेटी खुद बता देगी। तनु बता देगी? पर कैसे? जैसे ही धागा कमजोर होने लगेगा वो प्रेत तनु को दोबारा से दिखने लगेगा। इसलिए बच्ची से ये जरूर कहना कि जब भी कभी वो दोबारा दिखने लगे ये आप लोगों को जरूर बता दे। ठीक है पंडित जी। उस रोज के बाद से तनु की जिंदगी वापस से सामान्य हो गई थी। पर जैसे ही उसकी कलाई पर बंधे हुए उस धागे की शक्ति कम पड़ने लगती थी। मम्मी, पापा। तनु बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बोल ना। मुकेश